और क्या चीजें फेल हुई ये आपको यहाँ पर लिखना है। कौन सी चीजें आपने टेस्ट करी जो एब्सोल्युटली फेल हुई और उनके पीछे आपको क्या रीजन जो है वो लग रहा है। बट मैंने इसका जब यूज केस देखा और जिस टाइप से हमारी टीम्स अलाइन हो गई और हमें काम करने में मजा आया या मजा आ रहा है और हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है, हमें दिख रहा है कि चीजें उलझ नहीं रही हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि अभी रिसेंटली मैंने गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लाइंट को कंसल्ट करना शुरू किया हुआ है। पहले वो गूगल एड्स की सर्विस किसी एक एजेंसी से ले रहे थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चाहते थे कि उनकी एक इन हाउस टीम बने और अभी उनकी एक इन हाउस टीम जो है वो रेडी हो गई है और उन्हें कंसल्टेशन के लिए मेरी जरूरत है, तो मैं भी उनके साथ एसोसिएटेड हूं। और अब जो काम हो रहा है वो ये है, जो गूगल एड्स मैनेज करने वाली एजेंसी थी वहां से सारी चीजों को ट्रांसफर जो है वो किया जा रहा है इन हाउस टीम की तरफ। अब मुझे परफॉर्मेंस वगैरह के लिए कंसल्ट भी करना है। जिस क्लाइंट को मैं कंसल्ट कर रहा हूं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले ना एक नॉलेज ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, बिकॉज एक हैवी गूगल एड्स का अकाउंट था और एक नहीं 3-4 उनके गूगल एड्स के अकाउंट थे, 3-4 बिजनेसेस थे, वर्टिकल्स थे। तो वो एजेंसी उनके 3-4 अकाउंट्स को मैनेज कर रही थी। बहुत सारी डेटा थी और जहां तक मैं जानता हूँ शायद 3-3.5 साल से वो एजेंसी उनके अकाउंट्स के ऊपर जो है वो काम कर रही थी और उस एजेंसी की काफी रिसोर्सेज, काफी टूल्स, काफी मैन पावर जो है उनके अकाउंट्स के ऊपर काम करती थी। तो जिस क्लाइंट को अभी मैंने कंसल्ट करना शुरू किया हुआ है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि अब एक नॉलेज ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट जो है वो बनना चाहिए। बिकॉज जब हमने शुरुआत करी, एक एक चीजों का एक्सेस लेना शुरू किया तो बड़ी प्रॉब्लम होने लगी और कभी उनकी टीम का एक मेंबर आता और वो कुछ चीजें बताता तो वो नॉलेज को ट्रांसफर करता, फिर पता चला दूसरे मेंबर को ही बताना है तो फिर से जो है वो सारी चीजों को समझाना पड़ता। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि एक बीच में नॉलेज ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा और एक प्रॉपर टाइमलाइन रखी जाएगी कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर जो इंटायर नॉलेज ट्रांसफर है वो हो पाए। देखिए, छोटे अकाउंट्स के अंदर ये बड़ी आसानी से चीजें हो पाती हैं, बट बड़े अकाउंट्स के अंदर जो है ये प्रॉब्लम होती है और जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हो तो वहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सारी चीजें सेंट्रलाइज नहीं होती हैं। कुछ इंफॉर्मेशन एक पर्सन के पास है, अब वो इंफॉर्मेशन बाकी सब पर्सन को अगर पास करनी है तो बीच में ना कुछ एक डॉक्यूमेंट टाइप का चाहिए सो दैट वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हो सके। अब मान के चलते हैं डिसएसोसिएशन हो जाएगा या वो एजेंसी जब इस क्लाइंट को ऑफ बोर्ड कर देगी, कंप्लीटली ऑफ बोर्ड कर देगी, उसके बाद अगर हम उनसे वापस जो है कुछ चीजें पूछने जाएंगे तो प्रॉब्लम जो है वो होगी और वो अपना टाइम नहीं भी दे पाएंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम एक नॉलेज ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे कि भाई क्या क्या नॉलेज जो है एजेंसी के पास है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड अभी एजेंसी के पास है और वो सारी चीजें हम लोगों को लेनी है। तो इसको प्रिपेयर करने में ही मुझे लगभग 5-6 दिन जो है वो लग गए कि नॉलेज ट्रांसफर का जो डॉक्यूमेंट होगा वो किस तरीके का होगा। एग्जैक्टली मैं वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता बिकॉज अभी मैंने उस क्लाइंट को कंसल्ट करना शुरू किया। मैंने पूछा भी था कि इस टाइप के डॉक्यूमेंट को अगर मैं अपने वीडियोस में समझाना चाहूँ कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो भी बना सकते हैं, तो उनका कंप्लीटली कहना ही था कि नहीं, ये आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते बिकॉज ये काफी कस्टमाइज करके आपने हमारे लिए ही केवल बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस टाइप की कोई टेम्पलेट बनाकर अगर आप दिखाना चाहें, समझाना चाहें, समझा सकते हैं। तो वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा जो नॉलेज ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट था, बट मैं ये स्पेसिफिक वीडियो अलग से इसलिए बना रहा हूं एक छोटे से डॉक्यूमेंट के ऊपर बिकॉज इसने ना हमारी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर दिया। बहुत मुश्किल होती थी एक साथ सब लोगों को लाना, फिर मीटिंग्स अरेंज करना, फिर वो चीजें बताएं, फिर उस वक्त नोट करी जाए, फिर उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने सोचा कि एक सेंट्रलाइज्ड नॉलेज ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट या पूरी की पूरी नॉलेज ट्रांसफर, तब तक हम ऑफ बोर्ड नहीं करेंगे। तो जो हमारे क्लाइंट है वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, पूरी की पूरी जो नॉलेज ट्रांसफर है वो करी जा चुकी। तो ये भी एक अच्छी चीज है बिकॉज म्यूचुअल कंसेंट से जो है उस एजेंसी को ऑफ बोर्ड कर रहे हैं वेंडर लिस्ट से ये क्लाइंट्स, तो सपोर्ट की तो जरूरत पड़ती है और इस टाइप से कॉपरेट भी करना चाहिए। नॉर्मल प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो होते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आप हमारे साथ काम नहीं कर रहे हो, हम आपके साथ कॉपरेट जो है वो नहीं करेंगे। जनरली छोटी एजेंसीज या छोटे बिजनेस ओनर्स, मैं सबको तो नहीं कहता हूं, कभी कभी ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखते जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। जस्ट 15 सेकेंड। हमारे कोर्सेज को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी कोर्सेज वाली वेबसाइट learn.umartasky.com पे जा सकते हैं। हमारी सर्विसेज के लिए हमारी एजेंसी वाली वेबसाइट utdigitalmedia.com को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं हम लोग वीडियो के टॉपिक पे। तो उसी डॉक्यूमेंट से मिलता जुलता एक डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और उसी डॉक्यूमेंट से बेस्ड जो एक गूगल शीट हमने उन क्लाइंट के लिए प्रिपेयर करी हुई है नॉलेज ट्रांसफर की, उसी कि जैसी ही ये गूगल शीट है, एग्जैक्ट वो गूगल शीट नहीं है, 2-4 चीजें कम ज्यादा उसमें
हो सकती हैं, बट आपको सारी चीजें जो समझ में आ जाएंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले सेक्शन में यहाँ पर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल जो नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है अगर नॉलेज ट्रांसफर आप करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है। इफ दिस फेल्स, स्टॉप, टेक ओवर। दीज आर वेरी वेरी सीरियस थिंग्स। क्लाइंट ओन्स द गूगल एड्स अकाउंट और नॉट। जो ओनरशिप है गूगल एड्स एड अकाउंट की, वो क्लाइंट के पास है या नहीं, क्लाइंट के पास एडमिन एक्सेस है या नहीं। ऐसे तो नहीं है कि ओनरशिप तो है, केवल स्टैंडर्ड एक्सेस के साथ है, एडमिन एक्सेस उनके पास भी नहीं है। बिलिंग प्रोफाइल क्लाइंट कंट्रोल्ड है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गूगल एड्स अकाउंट होता है और उसके अंदर जो बिलिंग प्रोफाइल होती है वो एजेंसी की लगी होती है, और वो क्लाइंट से ना एडवांस में पैसे ले लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अपनी बिलिंग प्रोफाइल से जो है वो पेमेंट करते हैं। बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है, बहुत सारी एजेंसीज जो है वो ये सारी चीजें करती हैं, और बहुत सारी एजेंसीज ये भी करती है कि अपने एमसीसी अकाउंट के अंदर ही एक नया गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर देते हैं क्लाइंट के लिए, बट क्लाइंट की बेसिकली ओनरशिप नहीं होती है उस एड अकाउंट के ऊपर। तो ओनरशिप किसके पास रहती है? एजेंसी के पास। बिलिंग प्रोफाइल किसकी रहती है? एजेंसी की रहती है। तो क्लाइंट जब जाता है तो डेटा से उसको हाथ धोना पड़ता है, बिलिंग प्रोफाइल, कंट्रोल, इन सब चीजों से उनको हाथ धोना पड़ता है, और एजेंसी ये चीजें बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है वो डाल देती है, और आप साइन करके चले आते हो, तो बाद में आप कुछ कर भी नहीं सकते उस चीज के लिए, और वो आपको डेटा डाउनलोड वगैरह करके दे देते हैं, बट अकाउंट उन्हीं के पास जो है वो रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपके साथ गड़बड़ कर रही हैं एजेंसी, इट्स नॉट लाइक दैट, ये उनका तरीका है, ठीक है। और बहुत सारी एजेंसीज इसलिए भी तरीका अपनाती है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट से पता चला रातों रात एड अकाउंट ही उन्होंने हटा दिया वहां से, अपनी जो ड्यूज हैं वो नहीं क्लियर करी, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस अलग अलग होते हैं, तो हर कोई अपने को सेव करने के लिए अलग अलग चीजें करता है। सो क्लाइंट ओन्स द गूगल एड्स अकाउंट, क्लाइंट हैज द एडमिन एक्सेस और नॉट, बिलिंग प्रोफाइल इज क्लाइंट कंट्रोल्ड और नॉट, अकाउंट इज नॉट लॉग्ड अंडर ओल्ड एजेंसी एमसीसी, जीएफ और जीटीएम ओनरशिप क्लैरिफाइड है या नहीं, और भी जो डिफरेंट टूल्स वगैरह यूज हो रहे हैं उनकी ओनरशिप क्लियर है या नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड द रेड फ्लैग इज बेसिकली द एजेंसी क्रिएटेड द अकाउंट फ्रॉम देयर एमसीसी, दिस क्रिएट्स एग्जिट डिपेंडेंसी, बहुत ज्यादा हो जाती है। चेंज हिस्ट्री को थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है कि लास्ट 60 से 90 दिनों के अंदर क्या हुआ। पता चला कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिसकी जो लाइबिलिटी है या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार जो है वो नहीं है, तो जब आप अकाउंट उनके पास से हटा रहे हैं तो देख लें कि लास्ट 60 दिन से 90 दिनों के बीच में क्या हुआ है। जैसे बजट में कुछ अप डाउन हुए हैं, बिड स्ट्रैटेजी स्विच वगैरह बहुत फास्ट करी गई हैं, स्ट्रक्चर नए रीबिल्ड किए गए हैं, सडन कुछ परफॉर्मेंस में जो चेंजेस है वो आए हैं, तो कुछ अगर स्पाइक वाली चीज आपको देखने को मिल रही है, कुछ अनइवन चीजें अगर आपको देखने को मिल रही हैं चेंज हिस्ट्री के अंदर, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि किसी को और ऐड किया गया है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ डाउनलोड वगैरह किया गया है या रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड करी गई, तो थोड़ा सा वो चीज भी अगर आप देख लेंगे तो एक बार आप सवाल जो है वो अपनी एजेंसी से पूछ सकते हैं कि ये क्यों जो है वो किया गया है। सो इफ समथिंग फेल्स अर्लियर डोंट रिपीट इट प्राउडली। कैंपेन स्ट्रक्चर का लॉजिक आपको डिटेल में जो है वो समझना है। लैंडिंग पेज एंड फनल की रियलिटी आपको फिगर आउट कर लेनी है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि लैंडिंग पेज एंड फनल की रियलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिनेरियो में था कि 3-4 लैंडिंग पेज बिल्डर के टूल यूज हो रहे थे। अब उन टूल की ओनरशिप किसके पास थी ये किसी को नहीं पता है, बिकॉज बहुत सारे लैंडिंग पेज बिल्डर्स के टूल्स होते हैं, बहुत सारी फनल जो है उनकी चल रही थी क्योंकि हैवी अकाउंट थे और तगड़ा जो है वो स्पेंड हो रहा था मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर, तो बहुत सारे लैंडिंग पेज बिल्डर्स वगैरह यूज हो रहे थे। तो कौन से लैंडिंग पेज बिल्डर्स यूज हो रहे हैं, अब वो अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी चीजों को माइग्रेट करें तो वहां पर क्या वो लैंडिंग पेजेस आ सकते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट का ही कोई टूल था उसी के ऊपर लैंडिंग पेज बनाया गया था तो अब वो लैंडिंग पेज नहीं मिल सकता बिकॉज वो टूल जो है वो क्लाइंट का है। तो ये सारी चीजों को सॉर्ट किया जा सके, और जब शुरुआत में बैठे थे तो ये पता था कि इस टाइप की चीजें हैं, इसलिए लैंडिंग पेज और फनल से रिलेटेड भी चीजों को हम लोगों ने फिगर आउट करने की कोशिश करी। विच लैंडिंग पेजेस आर यूज्ड फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म और दोज यूज्ड, थैंक यू पेज की ट्रैकिंग है प्रॉपर्ली या नहीं, बिकॉज जब आप बहुत सारे फनल बिल्डर्स वगैरह को यूज कर रहे होते हैं तो बहुत सारे थैंक यू पेजेस भी बन जाते हैं। तो कौन कौन से अलग अलग थैंक यू पेजेस है, वो कहाँ से कनेक्टेड है, किस टाइप से कन्वर्जन ट्रैक हो रहा है, इन सारी चीजों के अराउंड भी आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए। व्हाट नॉट टू टच इमीडिएटली, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और ये हमें रियलाइज हुआ जब हमने और डिटेल में उस एजेंसी से बात करी, ये बहुत सारे कैंपेन्स के ऊपर जो काम है वो कर रहे थे, तो कुछ कैंपेन्स अच्छे भी परफॉर्म कर रहे थे, तो वो ईमानदारी से इस बात को बता रहे थे हमें कि यार इसको मत टच करना है, बड़ी मेहनत के बाद जो है वो स्टेबलाइज हुआ है, अभी इसको टच करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमें समझ में आया कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि इमीडिएटली हमें कौन सी चीजें नहीं टच करनी, कौन सी चीजें हैं जो काम कर रही, कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करी, वो भी मैंने आगे जो है मेंशन किया हुआ है। Every KT should clearly state campus not to touch for 30 days, bidding strategies not to reset or any important settings inside the campaign जो आपको नहीं चेंज करना है। बजट अगर किसी का नहीं चेंज करना है तो वो आपको KT के थ्रू
जो है प्रॉपरली पता चल सके। स्टेबिलिटी शुड बी योर फर्स्ट थिंग। हीरोइक्स लेटर होनी चाहिए, मतलब ट्वीकिंग और वो सारी चीजें बाद में आनी चाहिए। पहला जो आपका माइंडसेट है वो ये होना चाहिए कि स्टेबल करना है हमें अकाउंट को। रिस्क, डिपेंडेंसी एंड पॉलिटिक्स। सेल्स टीम की क्या डिपेंडेंसी है, कहीं सेल्स टीम उन्हीं की तो नहीं थी, सीआरएम किसका था। तो ये सारे जो डिफरेंट टूल्स वगैरह यूज हो रहे हैं डिपेंडेंसी को समझने के लिए कि वो क्लाइंट गूगल एड्स एंड एसोसिएटेड टूल्स के अराउंड कितना ज्यादा डिपेंडेंट था एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के ऊपर, और उससे उसको माइग्रेट करने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और क्या नॉलेज ट्रांसफर की जरूरत पड़ेगी, क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, राइट। क्लाइंट एक्सपेक्टेशन मिसमैच तो नहीं था। क्लियर हैंडओवर साइन ऑफ, ये एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन होता है जो नॉलेज ट्रांसफर के एंड में जो है होना चाहिए। आउटगोइंग एजेंसी का कंफर्मेशन, इनकमिंग एजेंसी का एक्नॉलेजमेंट कि भाई सारी चीजें जो है वो ठीक हैं, और कुछ अगर बफर टाइम आप रखना चाहते हैं 2 दिन 3 दिन का तो वो भी आप रख सकते हैं, सो दैट सारी चीजें चेक हो सके। अब इसी के अराउंड हम लोगों ने यहाँ पर एक जो है वो चेकलिस्ट काइंड ऑफ बनाई हुई है, डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को, जो यहाँ गूगल शीट के फॉर्म में डॉक्यूमेंट है और जो डॉक के फॉर्म में है, इनको हम हमारे कोर्सेज वाली वेबसाइट में डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर यहां पर हम लोग इसको अपलोड कर देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अकाउंट ओवरव्यू में देखो, क्लाइंट नेम, वेबसाइट यूआरएल, इंडस्ट्री, टारगेट ज्योग्राफी, एवरेज मंथली स्पेंड कितना हो रहा है, अकाउंट स्टार्ट डेट क्या थी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि अकाउंट के अंदर इनफ डेटा है या नहीं है, नॉलेज ट्रांसफर की डेट कब से स्टार्ट हुई, आउटगोइंग एजेंसी का क्या नाम था, आउटगोइंग एजेंसी का कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, इनकमिंग एजेंसी कौन सी है, इनकमिंग एजेंसी का कॉन्टेक्ट पर्सन कौन सा है, और अभी अकाउंट के अंदर कितने दिनों की डेटा है। मान लो एक ऐसा अकाउंट आपको देखने को मिल रहा है जिसके अंदर कोई डेटा ही नहीं है, तो आगे की सारी चीजें वैसे ही बेकार हो गई। इसके बाद ओनरशिप, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स की जो ओनरशिप है वो किस लेवल की किसके पास है, और कितना इंपॉर्टेंट है कि वो चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क स्टेटस भी है। नोट्स, इफ यू वांट टू पुट एनीथिंग यू कैन पुट इट ओवर हियर। कन्वर्जन ट्रैकिंग रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अभी हम कौन से कन्वर्जन को ट्रैक कर रहे हैं, किस सोर्स से ट्रैक कर रहे हैं, और वो कन्वर्जन में इंक्लूडेड है या नहीं है, वो उसका कन्वर्जन का टाइप क्या है और नोट्स क्या है। तो प्राइमरी कन्वर्जन आपका हो गया, सेकेंडरी कन्वर्जन आपके हो गए, और कन्वर्जन को ट्रैक करने के लिए हम लोग कौन कौन सी चीजों को यूज कर रहे हैं, या कन्वर्जन बेस्ड कौन सी सेटिंग्स हमने की हुई है, जीटीएम को यूज किया या नहीं, इनहांस कन्वर्जन हमने यूज किया नहीं, ऑफलाइन कन्वर्जन इंपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, एट्रीब्यूशन मॉडल हमारा कौन सा है, ट्रैकिंग के गैप्स हमें पता है या नहीं पता है, यूटीएम पैरामीटर हमने अकाउंट लेवल पे लगाया या नहीं। तो ये सारी एक काइंड ऑफ स्मॉल चेकलिस्ट है, बट मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यही तो नॉलेज ट्रांसफर है। और फिर नॉलेज ट्रांसफर क्या है, वरना तो आप कह दो कि मेरे को अकाउंट दे दो, हम खुद ब खुद सारी चीजों को ऑडिट कर लेंगे, वो भी ठीक है, वो अगर आप करना चाहो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी हौच पौच है ना कि हमें ये डॉक्यूमेंट ही बनाना पड़ गया, क्योंकि ओनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन लेगा। अच्छा, इसी के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक कैंपेन स्ट्रक्चर की भी शीट बनाई हुई, कौन से कैंपेन चल रहे हैं, उनका टाइप क्या है, किस फनल की स्टेज पे चल रहा है, किन लोकेशन में चल रहा है, क्योंकि ये वाला जो अकाउंट था वो लोकेशन वाइज ज्यादा था, जहां पर कैंपेन्स को लोकेशन वाइज लॉन्च किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी मेंशन करी, उनका क्या स्टेटस है, वो कैंपस चल रहा है या नहीं चल रहा है, और कुछ नोट्स। उसके बाद बिडिंग एंड बजट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, कौन सा कैंपेन किस फनल लेवल पर चल रहा है, उसमें कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज हो रही है। तो पूरे अकाउंट के अंदर ज्यादातर टारगेट सीपीए जो है वही यूज हो रहा है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने ओवरव्यू किया था, इसलिए बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेंशन करी गई है, और टारगेट रोएस या टारगेट सीपीए इस सिनेरियो में जैसे सीपीए है वो क्या रखा गया, डेली बजट कितना, तो ओवरऑल बजट का कितना परसेंटेज एलोकेशन हम लोगों ने इस कैंपेन को किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो उस तरीके से ये चीजें बनाई गई हैं। नाउ कौन से कीवर्ड्स हमारे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनका मैच टाइप क्या है, और उनसे सीपीएल हमें क्या देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम ऑडियंसेस को यूज करें तो कौन सी ऑडियंसेस को यूज करें, किस कैंपेन को अप्लाइड है, और वो ऑब्जर्वेशन में यूज हो रही है या टारगेटिंग में यूज हो रही है। तो बड़ी आसानी से सारी चीजें गूगल एड्स डैशबोर्ड से डाउनलोड करके यहाँ पर जो है मेंशन करी जा सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एड क्रिएटिव जो यूज हो रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्स में या किसी डिमांड जेन टाइप की कैंपेन्स के अंदर या वीडियो कैंपेन्स के अंदर, तो कौन से कैंपेन में कौन सा एड टाइप यूज हो रहा है, उसका मैसेज क्या है, कॉल टू एक्शन क्या है, और कुछ अगर नोट्स अगर आप उसके अगेंस्ट मेंशन करना चाहे वो कर सकते हैं। कौन सा एड टाइप है, उसमें क्या इशू आया था और उसके बेसिस पे क्या एक्शन लिया गया अगर कोई एड परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो 8th में अगर आप देखो लैंडिंग पेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बताया कि इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लैंडिंग पेजेस थे, तो कुछ ऐसे ही मेंशन किया गया था कि कैंपेन वाइज कौन से लैंडिंग पेजेस को यूज कर रहे हैं, वो पेज टाइप क्या है, अलग अलग पेज टाइप भी थे, मतलब फनल के अकॉर्डिंग अलग अलग पेज टाइप थे। कहीं पर बहुत ही छोटा सा लैंडिंग पेज था, कहीं पर बहुत ही लंबा लैंडिंग पेज था, कहीं पर फॉर्म वाला लैंडिंग पेज था, कहीं पर अपॉइंटमेंट वाला लैंडिंग पेज था, इसलिए यहाँ पर मेंशन हुआ है कि पेज टाइप क्या था। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉप डाउन पे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उस पेज से कितना कन्वर्जन परसेंटेज जो है वो आ रहा था, बिकॉज हैवी एबी टेस्टिंग जो है हो रही थी, वो पेज मोबाइल ऑप्टिमाइज था या नहीं था, ये चीज हो गई। फिर नोट्स अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, इस डॉक्यूमेंट में भी जितनी चीजें आप देख रहे हो
इसमें भी जितनी चीजें देख रहे हो वो मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी से ही ट्रेड करके जो है वो लिखवाया हुआ है, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बता सकूं। अच्छा, थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक है उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ऑन एन एवरेज अकाउंट लेवल पर, बिकॉज एक ही दो सर्विसेज थी, तो ऑन एन एवरेज अकाउंट लेवल पर सीपीसी लास्ट 30 डेज का एवरेज क्या रहा, 90 डेज का एवरेज क्या रहा और बेस्ट मंथ कौन सा रहा। तो हम जाकर देख लेंगे उस महीने क्या क्या चीजें करी गई थी। सीपी क्या रहा, इसी तरीके से लास्ट 30 डेज का, लास्ट 90 डेज का और बेस्ट मंथ क्या था। कन्वर्जन रेट, रोएस एंड लीड्स टू सेल का परसेंटेज या लीड्स टू अल्टीमेट कन्वर्जन का जो परसेंटेज है वो क्या रहा, बिकॉज ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैक हो रहे थे तो ये भी हो जाएगा। रोएस की जरूरत यहाँ पर नहीं थी, अगर आप निकालना चाहें तो रोएस निकाल सकते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड के बेसिस पे, यहां से अगर हम कन्वर्जन वैल्यू भी पास करते हैं। बट इस वाले सिनेरियो में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं थी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट वर्कड एंड व्हाट फेल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीजें काम करी और क्या चीजें फेल हुई, ये आपको यहाँ पर लिखना है। कौन सी चीजें आपने टेस्ट करी जो एब्सोल्युटली फेल हुई और उनके पीछे आपको क्या रीजन जो है वो लग रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी और मैंने केवल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। बट इस चीज को अगर आपको अपने नॉलेज ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में डलवाना है तो बहुत डिटेल में डलवाना पड़ेगा, तभी चीजें निकल के आएंगी। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आइडियल सीपीए या सीपीसी क्या होगा, सेल साइकिल क्या है, ऑफलाइन क्लोज का परसेंटेज जो है वो क्या है, सेल्स टीम की क्वालिटी क्या निकल के आ रही है और प्राइमरी गूगल एड्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। किन चीजों को नहीं टच करना है, क्या एरिया है, क्या कैंपेन है, क्या सेटिंग है और उसको टच करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है जो आपको भी आई होगी। आप क्या क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, दे विल मेंशन ओवर हियर, राइट। एंड देन देयर इज हैंडओवर कंफर्मेशन, काइंड ऑफ एक छोटा सा सिग्नेचर। द पॉइंट इज कि इस डॉक्यूमेंट की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ और इसीलिए मैंने अलग से बिल्कुल इसके ऊपर एक जो वीडियो है वो बनाया हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक था, कोई जरूरत नहीं थी इतनी डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाने की, बट मैंने इसका जब यूज केस देखा और जिस टाइप से हमारी टीम्स अलाइन हो गई और हमें काम करने में मजा आया या मजा आ रहा है और हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है, हमें दिख रहा है कि चीजें उलझ नहीं रही हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कमेंट करिए, सो यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम आवर वेबसाइट फ्रॉम दिस डिजिटल प्रोडक्ट का सेक्शन। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।